जिसमें हमने मेनली दो हमारा डिस्कशन यहाँ चल रहा था कि प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूज होते हैं, ठीक है, विच आर जनरली यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ bioparticles, and the second one is analytical ultracentrifuge, which are used for the analysis as well as the separation of the uh, bioparticles, ठीक है ना। और प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूज के अंदर भी हम बात कर रहे थे कि देयर इज टू टाइप्स, द वन इज डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूज एंड द सेकंड वन इज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूज मींस जो डिफरेंस होता है इन उसकी डेंसिटी या शेप साइज पर, उसके बेसिस पर सेपरेशन होता है। एंड डेंसिटी ग्रेडियंट में हम क्या करते हैं, वी यूज ए डेंसिटी ग्रेडियंट, ठीक है ना, जिसमें हमारा जो सैंपल होता है हम लोड करते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, उसकी डेंसिटी कितनी होती है वो उस बेसिस पे उसको सेपरेशन, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का डिस्कशन कल चल रहा था। और हमने टाइप ऑफ रोटर्स के बारे में भी डिस्कशन किया था कि जो रोटर्स के टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो कल कल के हमारे डिस्कशन से अगर किसी को कुछ ऐसा क्वेश्चन रहा हो तो बताइए मुझे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? तो कल जो हमारा डिस्कशन कल तक जो हुआ है, अगर उस पर किसी को कुछ पूछना है या कोई डिस्कस करना है तो प्लीज़ करिए, नहीं तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। बताइए। कंटिन्यू करिए। चलिए ठीक है। तो ये हमने देखा। इसके बाद हमने ये रोटर्स के हमने टाइप देखे थे, ठीक है, टाइप्स ऑफ रोटर्स क्या होते हैं। हमने यहाँ पर एक और क्लासिफिकेशन किया सेंट्रीफ्यूज का। यू कैन सी हियर दैट देयर इज 6 टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज आर लिस्टेड हियर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड एंड एबिलिटी टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। तो ये आपके समझ रहे ना कि उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है, यानी वो हाउ मच वी कैन अप्लाई द सेंट्रीफ्यूगल फील्ड बाय द हेल्प ऑफ दिस मशीन, ठीक है, कितना ज़्यादा हम कर सकते हैं। दूसरा एक और क्या चीज़ है कि क्या जो सेंट्रीफ्यूज है, क्या उसके अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करने की एबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। तो उस बेसिस पर हमने इसको यहाँ पर फर्दर क्लासीफाई किया है कि सेंट्रीफ्यूज को कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, दिस दिस इज द लार्ज कैपेसिटी लो स्पीड प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूज, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लार्ज कैपेसिटी यानी जो वॉल्यूम होगा, जो आपके सैंपल का वॉल्यूम होगा, इट विल बी हाई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 50 ml सैंपल करना, 50 ml सैंपल आपको ये करना है, या फिर जैसे हम ये करते हैं फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वी हैव टू सेपरेट द सेल, और हमारे पास जो मीडियम होता है उसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो 5 लीटर्स हमारे पास मीडियम है या फिर 10 लीटर्स हमारे पास मीडियम है, एंड वी हैव टू सेपरेट आउट द सेल फ्रॉम दिस मीडियम, है ना, विच हैव ए वेरी लार्ज वॉल्यूम। तो एक तो आपको सेल को सेपरेट करना है विच हैज़ ए वेरी मतलब कंपेरेटिवली हाई डेंसिटी, बड़ी सेल्स होती हैं, ठीक है। उनको सेपरेट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा आरपीएम या फिर बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लो आरपीएम पर भी वो क्या हो जाएंगे, आपकी सेल सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के सेंट्रीफ्यूज होते हैं जो बहुत ही बेसिक टाइप के होते हैं। अगर हमें पहली वाली स्लाइड याद हो तो उसमें जो सबसे फर्स्ट जो आपका ये था मॉडल था, जैसे लाइक ये वाला, ठीक है ना, दिस वन। तो दिस वन इज द लार्ज कैपेसिटी एंड लो स्पीड प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूज, ठीक है ना। तो प्रिपरेटिव का मतलब कि एनालिसिस तो हम कर ही नहीं पाएंगे, वी जस्ट सेपरेट आवर सेल्स और सिमिलर मटेरियल, ठीक है ना। सेल के साइज के जो मटेरियल है, लगभग वैसे ऑब्जेक्ट्स को हम अपना सेपरेट कर पाएंगे सैंपल को, ठीक है। तो एक ये हुआ। दूसरा क्या हुआ आपका, रेफ्रिजरेटेड हाई स्पीड प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड हम उनको लो स्पीड, हाई स्पीड, अल्ट्रा स्पीड के बेस के मतलब फॉर्म में हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो दिस वन इज द रेफ्रिजरेटेड हाई स्पीड प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। तो हाई स्पीड है यहाँ पर, ठीक है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फील्ड होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस प्रीवियस वन की बात करें,
जो आपका लार्ज कैपेसिटी लो स्पीड होता है, तो आरपीएम इज रीच अप टू द मैक्सिमम अप टू द 3000, ठीक है ना, या इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फील्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो इतना सेंट्रीफ्यूगल फील्ड, इसको हम अगर जी लगा देंगे तो दैट विल बी द सेंट्रीफ्यूगल फील्ड, और अगर हम 300 लिखेंगे खाली तो इट विल बी आरपीएम, ठीक है। तो इतनी सेंट्रीफ्यूगल फील्ड को हम विद द हेल्प ऑफ दिस लो स्पीड प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूज हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है ना। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। Yes, sir. सेकंड वन इज द रेफ्रिजरेटेड हाई स्पीड प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। तो ये जो रेफ्रिजरेटेड होंगे, अब देखिए इसमें होता क्या है आपका कि जो अगर हम सेंट्रीफ्यूज मशीन को देखें, ठीक है, तो ये मशीन है आपका, देयर इज ए रोटर, ठीक है, जो काफी भारी होता है और मेटल का बना हुआ होता है, एंड दिस इज ए क्लोज चैम्बर, ठीक है, और ये एल्युमिनियम का बना होता है, ठीक है ना। और फिर हम क्या करते हैं, वी जस्ट पैक दिस होल सिस्टम एंड देन स्टार्ट सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो व्हेन दिस रोटर रोटेटिंग, है ना, और जब हाई स्पीड पे रोटेट करेगा तो ये क्या करेगा, आपका हीट को जनरेट करेगा, करेगा। यस सर। यस सर। जब ये मोटर घूमेगी, और ये मोटर जब बहुत हाई स्पीड में घूमेगी, तो इट विल क्रिएट हीट, ठीक है ना। तो इस हीट होगा, और इस पूरे जो सराउंडिंग मीडियम है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपका सैंपल है, ठीक है ना, तो ये जो सैंपल आपने लिया है, सबसे पहली बात तो ये कि जब आप हाई स्पीड की बात करेंगे तो यू हैव टू सेपरेट सम सब सेलुलर फ्रैक्शनेट्स, ठीक है ना। उसमें कुछ प्रोटीन भी हो सकती है, उसमें कुछ आपके दूसरे सैंपल भी हो सकते हैं, लाइक डीएनए सैंपल या कोई प्रोटीन सैंपल हो सकता है, ठीक है। एंड एट ए हाई टेम्परेचर विच इज क्रिएटेड बाय द रोटेशन ऑफ दिस रोटर, ये जो सैंपल्स हैं ये आपके डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, ठीक है। तो when we are going to separate out the sample which is heat sensitive, we have to control the temperature of this machine, ठीक है ना, हमें इस मशीन का टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। For example, when you go to work on protein sample or nucleic acid sample, then you have to maintain the temperature of this rotor 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो आपको जो भी सराउंडिंग है, जो इस ये जो चैम्बर यहाँ पर बन रहा है, आपको इस चैम्बर का टेम्परेचर को मेंटेन करना होगा, नहीं तो क्या होगा, आपका जो सैंपल है वो आपका बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे आप मेंटेन आप कैसे करेंगे, तो एडिशनली देयर इज ए कंप्रेसर मशीन, ठीक है, जैसे कि आपने फ्रिज वगैरह में देखा होगा, एक कंप्रेसर होता है उसके पीछे। तो एडिशनली यहाँ पर क्या होगा, एक कंप्रेसर होगा विच मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ दिस चैम्बर, ठीक है। तो ऐसे ऐसी जो सेंट्रीफ्यूज होंगे विच इज असेंबल्ड विद रेफ्रिजरेटेड यूनिट, उनको हम रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। तो यूजुअली जितने भी एडवांस टाइप के सेंट्रीफ्यूज ये होते हैं, दे आर यूजुअली हाई स्पीड विद रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इसका मतलब क्या है और रेफ्रिजरेशन से आपको क्या हेल्प मिलती है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर सैंपल आपके जो हाई स्पीड के, जैसे मान लीजिए प्रोटीन है, तो प्रोटीन कब कब आपकी सेपरेट होगी, जब आप उसमें ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फील्ड लगाएंगे, बिकॉज उसका जो साइज है, उसकी जो डेंसिटी है वो स्मॉल है, ठीक है। और जब हाई स्पीड आप करोगे तो हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होगी, ठीक है ना। तो एक तो हम जब प्रोटीन पर काम करते हैं तो हम, या किसी इसी तरीके के बायोमोलिक्यूल पर काम करते हैं, तो हम एक तो रूम टेम्परेचर जो होता है उसको हम मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। और जब हम इस रोटर की बात करेंगे, जैसे रूम टेम्परेचर आपका 18 डिग्री सेल्सियस है, तो कई बार हमें वो उससे भी कम टेम्परेचर पर काम करना होता है, ठीक है। कोल्ड रूम्स कहते हैं उनको, जिसमें हम 4 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं, ठीक है ना। और कई बार क्या होता है कि जब ये सेंट्रीफ्यूज घूमेगा तो हीट जनरेट करेगा, है ना, और ये आपकी हीट काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इट मे गो अप टू 50 डिग्री सेल्सियस, या इट मे गो अप टू मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। तो उस टेम्परेचर पर तो आपका सैंपल बेकार ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर सेट करते हैं, चाहे वो 4 डिग्री सेल्सियस हो, या वो 18 डिग्री सेल्सियस हो, या फिर आपका 10 डिग्री सेल्सियस हो, एंड इन सम केसेस इट मे बी गो बियॉन्ड द माइनस, ठीक है ना। तो -4 या -10 इस तरीके से भी हम सेट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये आपको समझ में होगा, रेफ्रिजरेटेड हाई स्पीड प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूज, अगेन दिस इज ए प्रिपरेटिव टाइप सेंट्रीफ्यूज विच यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ बायोपार्टिकल्स, ठीक है। तो इसका अगर हम देखेंगे कि हाउ मच सेंट्रीफ्यूगल फील्ड वी कैन अप्लाई विद द हेल्प ऑफ दिस हाई स्पीड प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूज, तो हम इसको कर सकते हैं कितना, 1 लाख तक कर सकते हैं,
1 लाख जी, ठीक है ना, 1 लाख जी तक हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम 3000 तक कर सकते हैं, इसी तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूज हम 1 लाख जी तक हम अप्लाई कर सकते हैं। एंड देयर इज एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज जो होते हैं दे आर बेसिकली यूज्ड फॉर द सेपरेशन एज वेल एज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द स्टडी ऑफ दीज बायो पार्टिकल्स या बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो हमें बायोमोलिक्यूल की अगर प्रॉपर्टी भी स्टडी करना है देन वी विल प्रेफर दिस एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। और ये जो एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज होते हैं ये बेसिकली कैसे होते हैं आपके, ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज होते हैं। बिकॉज अगर आपको काम करना है, ठीक है, आप किसकी प्रॉपर्टी चेक करोगे, यू विल गो फॉर द चेक द प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है ना, या प्रोटीन मॉलिक्यूल, या फिर आपके जो राइबोसोम या कुछ इस तरीके के आप जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकते हैं उनकी एनालिसिस आप करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज की ही जरूरत होगी, ठीक है। तो एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज which may go up to the again 1 lakh of the speed of 1 lakh नहीं, आप इसको 3 लाख जी तक आप जा सकते हैं, 2.5 लाख से 3 लाख तक जी तक आप एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज से जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिपरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, अगेन दिस प्रिपरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज और एनालिटिकल, अच्छा मुझे ये बताइए कि एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो होगा ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम के साथ आएगा या जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ लिखा हुआ नहीं है, जैसे यहाँ लिखा है ना रेफ्रिजरेटेड, तो एनालिटिकल के साथ नहीं लिखा, प्रिपरेटिव के साथ भी नहीं लिखा, तो इसकी ज़रूरत होगी कि नहीं होगी, या ये होता होगा या नहीं होता होगा? होगा सर। सर होता होगा। ठीक है ना। तो हाँ ठीक है ना, तो ये अंडरस्टूड है कि ये जो दोनों टाइप हैं हमारे एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज या फिर प्रिपरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, ये दे आर असेंबल्ड विद द रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है ना, रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी इनके साथ में होता है, ठीक है, क्योंकि इनकी स्पीड तो इससे भी ज़्यादा है, ठीक है ना, तो ये और ज़्यादा हीट क्रिएट करें। देन आपका प्रिपरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, दिस इज द सेम, जैसे आपका ये होता है रेफ्रिजरेटेड हाई स्पीड, बट वी कैन इंक्रीज द सेंट्रीफ्यूगल फील्ड, ठीक है ना, और हम यहाँ पर 9 लाख जी तक हम इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, 9 लाख जी, ठीक है। तो दिस वन इज द सेंट्रीफ्यूगल फील्ड। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बाय द हेल्प ऑफ दिस हाई स्पीड वी कैन रीच अप टू 1 लाख जी, और विद द हेल्प ऑफ दिस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज वन कैन रीच अप टू 9 लाख जी, ठीक है ना। तो ये इनमें स्पीड का फर्क है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका लार्ज स्केल क्लिनिकल सेंट्रीफ्यूज, ठीक है ना। तो दिस टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज बेसिकली यूज्ड इन द क्लिनिकल लैबोरेटरीज, जहाँ पर ब्लड सैंपल को हम बहुत ज़्यादा सेपरेट करते हैं या किसी और दूसरे इसी तरीके के सैंपल को हम सेपरेट करते हैं। फर्दर दे इसमें जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होगा, एंड दे में असेंबल्ड विद द रेफ्रिजरेशन सिस्टम इफ नीड, ठीक है ना, अगर रिक्वायर्ड है तो रहेगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो और दूसरा आपका है स्मॉल स्केल लेबोरेटरी और माइक्रोफ्यूज, ठीक है ना। तो माइक्रोफ्यूज जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था किस तरीके का माइक्रोफ्यूज होता है, ठीक है ना, जैसे हम यहाँ देखेंगे। सो दिस वन इज द माइक्रोफ्यूज, तो हम इसकी बॉडी के बेसिस पर या हम इसकी कैपेसिटी के बेसिस पर हम इसको माइक्रोफ्यूज कह रहे हैं। तो ये बहुत ही छोटी सी असेंबली होती है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिस वन इज द माइक्रोफ्यूज, ठीक है। तो एक तो इसमें जो हम सैंपल को सेपरेट करेंगे उसका वॉल्यूम कम होगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि देर इज ओनली सिंगल रोटर, ठीक है, जिसमें हम सिंगल रोटर को लगा सकते हैं। दूसरा हमने यहाँ पर ये क्या लगाई है, माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब लगाई है जिनका वॉल्यूम आपको 1.5 होता है, ठीक है। और दूसरा ये बहुत ही पाम टॉप सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर हम सेंट्रीफ्यूज को ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि जैसे पाम टॉप, ठीक है ना, तो हथेली पर जो आ जाए, ठीक है ना। तो दीज आर द माइक्रोफ्यूज विच आल्सो कॉल्ड एज पाम टॉप सेंट्रीफ्यूज, ठीक है ना। तो इनको माइक्रोफ्यूज भी कहते हैं और इनको पाम टॉप सेंट्रीफ्यूज भी कहते हैं। कुछ आपके होते हैं बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज, ठीक है ना। So such type of centrifuge which you can see here in this picture, these are the bench top centrifuge, ठीक है। इनको हम बेंच के ऊपर रखते हैं या फिर जो हमारे जो सेल्फ होती हैं उसके ऊपर हम इन सेंट्रीफ्यूज को रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज होते हैं ये काफ़ी लार्ज होते हैं, ठीक है ना। तो लार्ज होने की वजह से हम इनको फ्लोर पर रखते हैं, ठीक है। तो जो भी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज होगा वो आपका, उसको हम बेंच पे नहीं रखते, उसको हम फ्लोर पर रखते हैं, सॉरी, ठीक है।
तो ये कुछ और बेसिक टाइप हैं ऑन द बेसिस ऑफ हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइंटिफिकल फील्ड जो हम अप्लाई करते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू कंट्रोल द टेम्परेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ठीक है ना। साइज जैसे साइज तो यहाँ पर मेंशन नहीं है अदर देन दिस माइक्रोफ्यूज। तो जैसे ये माइक्रोफ्यूज होता है तो माइक्रोफ्यूज से भी हम अप टू 10,000 जी तक हम जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें माइक्रोफ्यूज में क्या होता है कि इसमें कूलिंग सिस्टम नहीं होता है, ठीक है ना। तो जब हम इसमें ये जाएंगे 10,000 तक हम जाएंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो सैंपल है वो हीट सेंसिटिव तो नहीं है, ठीक है ना। अगर सैंपल हीट सेंसिटिव नहीं है देन हम इसको यूज़ करेंगे। अगर सैंपल हमारा हीट सेंसिटिव है, हाँ, अगर हमें उसको 4 डिग्री सेल्सियस पे करना है तो फिर हम इसकी जगह पर हम जो हमारा जो हाई स्पीड प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूज है हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ आपको बेसिक से टाइप समझ में आए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, Yes, sir. एम आई ऑडिबल टू ऑल Yes, ऑफ sir. यू? Yes, sir. Yes, sir. Audible. Yes, sir. तो ये जो अभी हमने डिस्कस किए इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो अभी हमने डिस्कस किए? No, sir. Hello, Vaishnavi, Nandipati Vaishnavi. Actually, she is from Telangana and there is a huge language problem, है ना। बाकी हम लोग तो सब हिंदी से ही हैं। तो वैष्णवी, can you explain all these 6 points which I discussed over here? These 6 points. So for now, I I can't. just actually I just know that how much you are getting my class. So listening for very first time, it was somewhat hard to me to understand. I was trying to record the classes to listen 2 to 3 times. After Okay, that, maybe I'll get into it. okay, Following classes, I'll try to explain everything, sir. okay. So for now, So I'm sorry. okay, it's okay. Actually, if you just try to listen carefully, sometime I use Hindi words also. Whenever actually I have to think about all the students. Okay, there is a 62 students or 63 students in your class, and there are many students also which have problems with completely English. Okay, so sometime I use this mixed type of language. So if you want to repeat the things, then I can explain, you know. So but I should know about it. Okay, so whenever you think that you totally not getting my point, then you interrupt me and ask me again. Okay, then I will try to explain it for you. Okay, is it Okay, okay? sir. Yes, sir. Thank you. Okay, okay, fine. So these are the basic types of scientific, means basic classification of the centrifuge on the basis of their speed as well as the centrifugation system, sorry, refrigeration system and their size. ठीक है, तो on the basis of size, this microfluids we called it microfluids because it is a very small type of centrifuge. ठीक है, इसको हम in other terms we can also call it palm top centrifuge. ठीक है, as I already discussed. So here we comes to know about the centrifuge, what is the principle of centrifuge, how we can classify the centrifuge on the basis of their mechanism, like it may be precreative and it may be analytical. And further, we can also classify the preparative centrifuge on density gradient as well as differential centrifuge, and comes to know that how to work. And we know about the rotors, how many types of rotors are used in centrifugation machine. And then further, we classify the centrifuge machine on the basis of their speed as well as their ability to control the temperature. ठीक है, तो these all points जो भी मैंने अभी यहाँ बोले हैं, अगर ये में से कोई चीज़ छूटी है तो आप मुझे बताइए, या किसी को नहीं समझ में आया तो बताइए। सर लार्ज स्केल क्लिनिकल सेंट्रीफ्यूज का आरपीएम कितना होगा? 10,000
जी तक हम जा सकते हैं, सॉरी नॉट 10, हाँ यस 10,000 जी तक हम जा Yes, sir. 10 to 20,000 जी तक जा सकते हैं, ठीक है ना। Thank you, sir. ठीक है, तो आगे बढ़े फिर हम। इफ anyone has any question then please may ask, otherwise आगे बढ़ते हैं, बताइए। ठीक है, तो एक चीज जो कल मुझे कोई पूछ रहा था, दैट हाउ द पार्टिकल विल मूव ड्यूरिंग द सैंटिफिकेशन, ठीक है ना। तो ये हमने रोटर्स देखे थे, टाइप ऑफ रोटर्स हमने ये देखे थे, जिसमें हमारा एक फिक्स एंगल, अनदर वन इज द वर्टिकल, एंड थर्ड वन इज द स्विंगिंग बकेट, ठीक है। और बिटवीन द फिक्स एंगल एंड ए वर्टिकल देयर इज ए अनदर टाइप, जिसको हमने बोला था अबाउट टू वर्टिकल और नियर वर्टिकल, ठीक है ना, जिसमें जो एंगल होता है वो कितना होता है बताइए, लेस कितना देन होगा 10 एंगल? डिग्री, लेस देन 10 डिग्री। लेस देन 10 डिग्री, ठीक है। तो द एंगल विल बी 7 डिग्री टू 10 डिग्री, बिटवीन 7 डिग्री टू 10 डिग्री, ठीक है। अगर 7 डिग्री से कम होगा तो फिर वो ऑलमोस्ट वर्टिकल ही होगा, तो 7 टू और 10 डिग्री के बीच में हम उसमें होता है, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पर ये हाउ सैंपल विल मूव व्हेन sanctification विल प्रोसीड, ठीक है। तो with the help of these images we can understand, and one thing which I already which I should clear here, that this type of separation of particles is occurs during the density gradient sanctification, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो आपको दिखाया हुआ है, ये बेसिकली होता है, ये जो प्रोसेस होता है ये आपका फिक्स एंगल में होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ट्यूब है आपकी वो एक एंगल पर है पर्टिकुलर, ठीक है। ये जो फिनोमेना होता है इट अकर्स इन द वर्टिकल सेंट्रिफिकेशन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्यूब जो है वो वर्टिकल है, and this one occurs during the swinging स्विंगिंग bucket बकेट। sanctification, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले आपकी जो बकेट है वो वर्टिकल है, देन इट बिकम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो यहाँ आप देख रहे हैं फिनोमेना, इट अकर्स दिस फिनोमेना or the separation of the particles which you can see here is basically occurs during the density gradient sanctification, means the medium which we have used in these tubes are basically isopycnic solution, means there is a density gradient, okay। ये प्रिपरेटिव में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो प्रिपरेटिव में क्या होगा, अभी हम आगे एक और स्लाइड है उसमें हम देखेंगे प्रिपरेटिव में क्या होता है, लेकिन डेंसिटी ग्रेडियंट में ग्रेडियंट के अंदर इस तरीके से सेपरेशन होता है, ठीक है। तो this one is the initial acceleration when you just give the acceleration of to the centrifugation, this condition, and after this is the main centrifugal separation, when centrifugal separation has started, this one दिस वन इज द मेन सेंट्रीफ्यूगल, जो आपका सेपरेशन है वो स्टार्ट होगा, फिर ये दिस वन इज द डी एक्सेलरेशन एंड द फाइनल हार्वेस्टिंग, ठीक है ना, इसको हम ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं विच अपीयर्स इन डार्क ग्रीन कलर इज योर सैंपल, एंड इन फर्स्ट केस व्हेन यू स्टार्ट द सेंट्रिफिकेशन इट विल जस्ट अपोजिट, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका सैंपल आपने सर आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो सर। सर आवाज चली गई। हेलो 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 यस सर। Yes, sir. okay, screen is visible to all of you or not? Screen. यस सर। यस Okay. सर। Okay, Yes, fine. sir. Okay, fine. So initially क्या होगा? Your sample is just like
in this direction, and when you start the centrifugation it just change and it will like this, and further separation occurs at this direction. And when you deaccelerate it means when you stop the centrifugation machine, then the position is further change. ठीक है, तो इस तरीके से आपको बैंड मिलेंगे इन दिस डेंसिटी ग्रेडियंट एंड यू जस्ट सेपरेट आउट दिस बैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके का मूवमेंट होता है। ठीक है ना, सेकंड वन क्या है, एक चीज यहाँ पर आप देखोगे दैट योर सैंपल हैज मूव फ्रॉम दिस डायरेक्शन। ओके, आप देख रहे हो कि योर सैंपल विल मूव फ्रॉम दिस डायरेक्शन बट नॉट टोटल हॉरिजॉन्टल और टोटली वर्टिकल। ठीक है ना, तो आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल इफ इट पार्टिकल इज देयर इज सिचुएटेड हियर और इसको यहाँ पर अगर आना है देन इट ट्रेवल्स दिस डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है ना, वो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। फर्दर अभी हम दूसरे टाइप का देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है आपका कि when you start the centrifugation then the sample will move vertically instead of this lengthwise। ठीक है ना, यहाँ पर जैसे ये lengthwise मूव कर रहा है, यहाँ पर ये vertical कर रहा है। ठीक है, जैसे this one is your sample, total sample, and when the centrifugation proceed the different bands are occurs and they will travel in a vertical manner जैसे आप यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो for example there is a sample over here, there is a particle over here, and within the same volume of this tube the particle move the distance or travel a distance like this। okay, I just ठीक है ना, this one, so the particle travel only this distance if you compared it from here। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होगा, when you deaccelerate the machine these bands are move like this, ये फिर इस तरीके से हो जाएंगे and you will get two bands over here। ठीक है, जिनको आप सेपरेट कर लें। and this is the third one which is a swinging bucket centrifugation। when you start the centrifugation your tubes become like horizontal like this। ठीक है, और इसमें फिर क्या होगा, the bands are separated and for example a particle is over here and he moves with the last band। आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर। okay okay, so yes deacceleration the machine you will get the bands like this। okay, तो मुझे आप ये बताइए with the help of these images you just let me know that which type of centrifugation the particle of your sample which obtain in the which have a large density, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं which has a large density, वो किसमें ज़्यादा ट्रेवल करेगा। स्विंगिंग मोड में। और कोई बताइए, या अगर किसी को समझ में नहीं आया कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ तो बताइए। तो सर समझ सेकंड नहीं आया वाले क्या में पूछ रहे। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपका ये सैंपल है, ये हमने सेम सैंपल ले लिया, मान लीजिए ये सैंपल है। ठीक है ना, दिस वन इज द सैंपल। ठीक है, एंड देयर इज थ्री टाइप ऑफ रोटर्स व्हिच यू कैन यूज। द वन इज फिक्स एंगल, फर्स्ट वन इज फिक्स एंगल, सेकंड वन इज द वर्टिकल एंड थर्ड वन इज द swinging bucket। ठीक है, so you will get the band of a particle at the bottom side of your tube which has large density। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये दो बैंड है, ये आपका एक बैंड यहाँ पर है या यहाँ पर ये एक बैंड है आपका, मान लीजिए एक बैंड ये है आपका या ये एक बैंड है, तो इनके हम बोल रहे हैं कि these particles have the large density, जो ज़्यादा डेंसिटी है वो बॉटम की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो विद द आपने सेम मटेरियल लिया, सेम मटेरियल आप लेते हैं, सैंपल आपका सेम है एंड यू अप्लाई इन द सेम मटेरियल इन दीज थ्री टाइप्स ऑफ सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो उसमें जो ट्रेवल जो कर रहा है, ठीक है ना, जो ट्रेवल करेगा ड्यूरिंग सेंट्रिफिकेशन पार्टिकल आपका, ठीक है, जो बॉटम की तरफ आना है वो किस में ज़्यादा ट्रेवल करेगा, ये पूछना चाह रहा हूँ। सेकेंड वाले में। किसमें ज़्यादा, सर किसमें करेगा ज़्यादा, सब में इक्वल करेगा ना। सेकेंड वाले में और करेगा। बताइए किसमें ज़्यादा ट्रेवल करेगा। सर वर्टिकल वाले में। ये वर्टिकल ही है ना, ये बीच वाला वर्टिकल ही है ना।
यस तो सर। वर्टिकल में करेगा। और बताइए, सर थर्ड वाले में करें। थर्ड वाले में करेगा। और बताइए, सर मेरे हिसाब से बराबर ही करेगा सब में। आपके हिसाब से बराबर ही करेगा। और कोई? सर बी वाले में सर करेगा सर। थर्ड वाला सर। कोई थर्ड बोल रहा है, कोई? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एरो भी बनाया है, ठीक है ना। मैंने तो आपको जब बता रहा था तो मैंने एरो भी बनाया है। इट विल, दिस फॉर एग्जांपल दिस वन इज द पार्टिकल, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड दिस पार्टिकल विल मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है ना। तो दैट इज द डिस्टेंस विच इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग द साइंटिफिकेशन, ठीक है। सेकेंड वन इज दिस वन, वेयर पार्टिकल इज हेयर, ठीक है, एंड इट ट्रेवल्स फ्रॉम हेयर टू हेयर, क्योंकि वो वर्टिकली मूव कर रहा है, ठीक है, अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। जबकि ये जो ट्रेवल कर रहा है आपका फिक्स एंगल के अंदर या फिर इस हॉरिजॉन्टल के अंदर, ये अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द ट्यूब ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में यहाँ पर ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल आपका यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस एरो यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड द थिंग्स व्हिच आई आस्क्ड, कि कहाँ कौन कितना ट्रेवल कर रहा है। दिस वन इज द शॉर्टेस्ट arrow. So the travel of the particle will be shortest in this case, and the longest, this one is the longest. तो यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा ट्रेवल करेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो टाइप होते हैं ये इनका जो टाइमिंग को भी डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू सेपरेट योर पार्टिकल, योर सैंपल, ठीक है, एंड यू हैव टू ऑप्शंस, द वन इज द दिस वन एंड द सेकंड वन इज द दिस वन, एंड यू अब आपसे कोई ये पूछेगा कि इसमें किस में जल्दी से ऑपरेशन होगा, ठीक है ना, विद द सेम स्पीड किस में जल्दी से ऑपरेशन होगा, तो आप बता सकते हो कि इसमें जल्दी से ऑपरेशन होगा, ठीक है, बिकॉज द ट्रैवल, बिकॉज द डिस्टेंस विच ट्रेवल्स बाय द पार्टिकल इज शॉर्ट, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, दिस टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज जो होते हैं आपके वर्टिकल, इनमें टाइम शॉर्ट होता है। जो आपके ये होते हैं ये होते हैं आपके फिक्स एंगल या फिर जो आपके ये रोटेशन वाले होते हैं, उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। और ये जो आपके फिक्स एंगल होते हैं ये आपके यूजुअली एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज के अंदर यूज होते हैं, और जो आपके सॉरी ये वर्टिकल वाले जो होते हैं एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज के अंदर यूज होते हैं, और जो आपके फिक्स एंगल होते हैं ये यूजुअली आपके होते हैं किसके अंदर, जो आपके प्रीपरेटिव सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा मैंने बताया, और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो प्रोसेस हो रही है ये एक डेंसिटी ग्रेडियंट के वाले इसके अंदर हो रही है, जिसमें हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज यूज करते हैं, ठीक है। फर्दर हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। फर्दर यहाँ पर एक और स्लाइड है जिससे आप समझ सकते हैं कि व्हाट एक्चुअली अकर्स ड्यूरिंग द प्रिपरेटिव सॉरी during the density gradient centrifuge and the differential centrifuge. Okay, so this one, the first one is the example of differential centrifuge जहाँ पर आपको एक palette मिलेगा। जैसे for example this one is the this one is the your sample, this one is your sample, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर ये पूरा sample इस सिस्टम के अंदर मिला हुआ है। there is a different particles which show by different images, just like star, like circle, like or something this rectangular, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि there is different type of bioparticles in your sample, ठीक है। तो यहाँ पर कोई डेंसिटी ग्रेडियंट नहीं है, यहाँ पर आपने डायरेक्टली सैंपल लिया, ठीक है ना। फिर आप क्या कर रहे हैं, यू जस्ट स्टार्ट योर सेंट्रीफ्यूगेशन एंड देन फाइनली यू विल फाइंड दैट देयर इज ए पैलेट, ठीक है। और उस पैलेट में क्या होगा, जो हैवी पार्टिकल्स होंगे दे विल सेटल फर्स्ट, लाइक यू कैन सी इन हियर, these are the heavy particles by you can assume by their size, okay। तो ये आपके जल्दी ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब पहले हो रहे हैं, पैलेट इनका पहले बन रहा है। आफ्टर दैट देयर इज in decreasing order you can see these particles, and the finally these particles which are looks small particles with the help of these images, ठीक है ना। तो ये आपका पैलेट बनेगा और उस पैलेट के अंदर ये आपका सुपर नेटेंट रहेगा, ठीक है ना। तो ये किस में होता है, ये आपका डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में होता है, जिसमें सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, शेप एंड डेंसिटी, ठीक है। जब हम डेंसिटी ग्रेडियंट की बात करेंगे तो इस अनदर दी इमेजेस रिप्रेजेंट द density gradient centrifugation. There is a density gradient in this tube. We just put our sample here, and further there is a same sample which we use in the preparative centrifuge. With the help of images we can easily understand, and after
after the centrifuge you will get the different layers, okay, like this one and this one, ठीक है ना? So you can get these all three samples simultaneously. So इसमें देखिए एक फायदा ये भी है कि हम इसमें एक बार सेंट्रीफ्यूज करेंगे और हम उससे अलग अलग डेंसिटी के या जो अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है? अगर किसी एक सैंपल के अंदर आपके जितने भी उसके अंदर कंपोनेंट हैं या जितने भी बायो पार्टिकल्स हैं, अगर वो सभी के सभी आपको स्टडी करने हैं और वो सभी के सभी अगर आपको आपके इंटरेस्ट के हैं, देन यू हैव टू सेपरेट आउट ऑल दीज कंपोनेंट्स, ठीक है ना? जितने भी पॉसिबल कंपोनेंट्स हो सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं कि इफ यू वांट टू स्टडी ऑल टाइप ऑफ बायो कंपोनेंट्स व्हिच आर फाउंड इन a particular sample, then you have to go for density gradient centrifugation, because by a single centrifugation you can obtain all these type of biomolecules getting different layers of a density gradient, ठीक है ना? जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। But if you have interest of a only single type of molecule within a sample, then you just prefer this preparative samples, जिसमें आप एक जो आपका डिजायर का होगा उसको आप रखेंगे, बाकी को आप डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है ना? तो उस केस में दिस वन इज द बेस्ट प्रिपरेटिव सैंपल्स, ठीक है? तो ये भी इनकी एक तरीके की एप्लीकेशन है जिसके बेसिस पर हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है, समझ में आया ये बात? एक्सक्यूज मी सर आपने अभी जो वो बताया वर्टिकल और उसका स्विंग बोल्ट वाला का सर टाइम का समझ में नहीं आया सर। वर्टिकल में टाइम शॉर्ट क्यों होगा, क्योंकि उसमें तो वर्टिकल तो ज्यादा ट्रेवल कर रहा है ना सर हॉरिजॉन्टल के मुकाबले। कहाँ ट्रेवल कर रहा है? ये सर वर्टिकल है पहले ना? वो yes, सर। हाँ, कहाँ सर एक ट्रेवल बार ज़्यादा फिर कर रहा है? ट्रेवल कहाँ ज़्यादा कर रहा है? ये तो सॉरी, इसमें तो कम ट्रेवल कर रहा है ना। ये जो आप देख रहे हो ना, जो बैंड फॉर्मेशन दिस वन, yes, ये आपके साइंटिफिक जैसे ही आप स्टॉप करोगे तो ये इस तरीके के बैंड आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना? बट ड्यूरिंग सैंटिफिकेशन या ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल्स जो मूवमेंट होगा, ठीक है ना, यानी जब आपकी मशीन चल रही है, ठीक है, उस समय जो मूवमेंट हो रहा है जिस तरीके से, दैट विल यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ योर पार्टिकल्स, ठीक है? जैसे आप बंद करेंगे उससे तुरंत ही एक साइमल्टेनियस आपको बैंड मिल जाएगा, ठीक है? तो उसमें टाइम ये कंसिडर नहीं होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन का जो टाइम है जहाँ पर सेपरेशन होता है वो टाइम हम कंसिडर कर रहे हैं, और अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना? इसका तो ये जो आपको बैंड मिल रहे हैं इसमें इस सर्कल के अंदर, ये आपको विदिन ए सेकंड जैसे ही आप बंद करेंगे तो ये सारे बैंड इस तरीके से अपीयर हो जाएंगे, ठीक है? ठीक है ना? तो ये इसमें हम टाइम इसको कंसिडर नहीं करते, हम टाइम को कंसिडर कर रहे हैं, तो हम इस टाइम को कंसिडर कर रहे हैं वेयर द सेपरेशन ऑफ योर सैंपल इज अकर, ठीक है ना? हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो दिस वन इज द शॉर्टेस्ट वर्टिकल में, ये क्योंकि ये आपका वर्टिकली मूव करता है। जैसे मान लीजिए जैसे लेंथ है तो टेस्ट ट्यूब की लेंथ तो कुछ होगी ना, जैसे मान लीजिए आपका टेस्ट ट्यूब की लेंथ है मान लीजिए 6 ये होगी आपकी सेंटीमीटर हो गई, ठीक है? लेकिन 6 सेंटीमीटर की जो ट्यूब होगी उसका जो डायामीटर होगा तो वो तो 1 सेंटीमीटर ही होगा ना, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो जो वर्टिकल में जो ट्रेवल करेगा वो इस 1 सेंटीमीटर को ट्रेवल करेगा, दिस वन, ये इस तरीके से, इसको मैं 1 सेंटीमीटर कह रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं? ये आपका क्या होता है? डायमीटर तो ये होता है, ये क्या होता है? इज इट डायमीटर? यस, रेडियस बोलते हैं। रेडियस तो आधा होता है, रेडियस तो आधा होता है ना शायद। यस सर, यस diameter डायमीटर ठीक है सर, ना? डायमीटर। हाँ, तो दिस वन इज द डायमीटर, ठीक है? तो जो ट्रेवल करेगा वो 1 सेंटीमीटर करेगा, जबकि हॉरिजेंटल में अगर आप देख रहे हो तो वो 6 सेंटीमीटर अगर उसकी लेंथ है तो वो 6 सेंटीमीटर ही ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना? अलॉन्ग विद दिस, ठीक है? और अगर हम इसको बात करें तो यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ी कम हो जा रही है हॉरिजेंटल से, क्योंकि यहाँ पर भी ये लगभग तिरछा है, ठीक है ना? तो वो जो 6 सेंटीमीटर है वो अब थोड़ा कम हो गया है, ठीक है ना? तो यहाँ पर टाइम इसलिए कम लगेगा क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेवल हो रहा है वो कम हो रहा है, ठीक है? आई थिंक समझ में आया होगा आपको। सर मतलब जैसे कि वो कितना ट्रेवल कर रहा है हमें ये बताना है कि रिजल्ट कितनी जल्दी आया, मतलब एक तरीके मुझे अभी भी लग रहा है कि सर वर्टिकल में ज्यादा ट्रेवल हुआ ना सर, वो पूरा कैसे? सर उसके सर लेंथ से ट्रेवल करना पड़ेगा ना सर, जैसे आपने अरे सेकंड वाले में थर्ड फिगर जो बनाया। नहीं, समझ गया आप क्यों कंफ्यूज हो रही हैं। आप जो सर वो इस इमेज, मैं सर्कमफेरेंस समझ बता गया,
मैं समझ गया, आप सोच रही हैं कि ये दिस वन इज यस द सर। डिस्टेंस which travel by the particle, है ना, और this one is the हाँ distance which travel the particle, ठीक है ना, आप ये सोचिए, ऐसा थोड़ी है। आपका ये सैंपल है, ये, और जैसे ही आपने स्टार्ट किया ये आपका सैंपल यहाँ फैल गया पूरे ट्यूब के अंदर, ठीक है ना, ठीक है। और जब सेंट्रीफ्यूज मशीन चलेगी तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है ना। अच्छा सर, तो सर वो ऐसे क्यों रिप्रेजेंट किया है, फिर वो डायग्राम ऐसे ही है मतलब बस? मतलब मुझे लगा कि वो जो डार्क ब्लू में देखिए है। मीन्स, हेलो, हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? तो ट्रेवल जो हो रहा है वो आपका ऐसे हो रहा है, ठीक है। ये पूरा बैंड है, यहाँ पे पहले ये एक सिंगल बैंड था, आप यहाँ देखिए सिंगल बैंड था, ठीक है। इसमें मिक्सिंग थी, सैंपल अलग अलग टाइप के इसमें आपके पार्टिकल्स थे। ये एक बैंड अब आपका ट्रेवल कर रहा है, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये ट्रेवल, इसको हम इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना कह रहे हैं, ना कि हम इस डायरेक्शन। ये तो पूरा एक सिंगल बैंड है, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी आपके पार्टिकल्स होंगे दे विल बी सेम। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये बहुत थिन है, ठीक है ना। तो थोड़ा ये जिसने भी ये बनाया है ना, ये इमेज बनाया है, वो बहुत ही, मतलब कि वो काफ़ी उसको नॉलेज होगी। आप इसको बैंड की थिकनेस से भी समझ सकते हैं, यस सर। अच्छा वो ठीक सर है ना। सेंट्रीफ्यूज दिस का वो दिस वन इज बैंड। द, यस दिस वन इज द, दिस यस सर। ये बैंड जो है वो बहुत ही थिन है। थिन क्यों है? क्योंकि अगर आप एक चीज को ज्यादा एरिया में फैला दोगे तो वो पतला हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये इसके कंपैरिजन में थिक है ना। इसका मतलब द अमाउंट, दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट इज द सेम, ठीक है ना, दिस वन इज द सेम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये क्योंकि ज़्यादा जगह पे फैला हुआ है इसमें ये थिन है, ये कम जगह पे फैला हुआ है इसमें ये ठीक है। लेकिन जो सेपरेशन हो रहा है वो आपका ऐसे ही है, ठीक है। आई थिंक आपको यस समझ में सर। आया होगा, ठीक है ना। थैंक यू सर। चलिए, तो क्लास तो नहीं है आपकी? ओ सर अभी कोई क्लास चलिए, चलिए ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा ना, ये प्रिपरेटिव एंड डिफरेंशियल है ना। आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे, और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। इस तरीके से कुछ आपको रिजल्ट मिलेगी, ठीक है। फर्दर यहाँ पर ये एक इमेज है, आप इसको थोड़ा देख सकते हैं कि हाउ वी कैन सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल विद द एप्लीकेशन ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फील्ड एंड आल्सो टाइम, ठीक है ना। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है कि सेंट्रीफ्यूगल फील्ड और टाइम, ठीक है ना। देयर शुड बी ए गुड कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फील्ड एंड टाइम, ठीक है ना। कितने देर तक आपको करना है, दोनों में अगर आप चेंजेस करोगे तो आपका हो सकता है कि कुछ वो चीज़ ना मिले जिसके लिए वो प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। तो जैसे आप इस स्लाइड से आप समझ सकते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव टू सेपरेट आउट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ दिस सेल, लाइक सेल न्यूक्लियस, सेल माइटोकॉन्ड्रिया और से क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? जस्ट स्टार्ट फ्रॉम, फर्स्ट ऑफ ऑल इज जस्ट होमोजेनाइज योर सेल, ठीक है। तो आप उसको टिश्यू होमोजेनेट कर लोगे, एक बहुत ही सिंपल से सेंट्रीफ्यूज कर आप उसको कर लोगे, सेल को सेपरेट कर लोगे, ठीक है ना। सेपरेट करोगे तो आपको दो चीजें मिलेंगी। दिस, ये जो आप यहाँ देख रहे हो इस पूरी स्लाइड के अंदर, दिस इज द प्रोटोकॉल ऑफ ए प्रीपरेटिव सेंट्रीफ्यूज। प्रीपरेटिव में भी आपका डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। और इसमें क्या मिलेंगे आपको? दो चीजें मिलेंगी, एक पैलेट मिलेगा, एक सुपरनेटेंट मिलेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो जब आप उसको 1000 जी सेंट्रीफ्यूगल फील्ड दोगे और उसको 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करोगे, देन यू विल फाइंड टू थिंग्स, द वन इज पैलेट एंड वन इज सुपरनेटेंट। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सुपरनेटेंट, और ये पैलेट जो मिलेगा, उस पैलेट के अंदर यू विल फाइंड सम डेब्रीज, सेल डेब्रीज और न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो अगर आपको न्यूक्लियस आइसोलेट करना है, देन यू जस्ट गो एंड कलेक्ट योर पैलेट। और अगर आपको उससे छोटे सेल ऑर्गेनेलीज को अगर कलेक्ट करना है, देन यू जस्ट कलेक्ट योर सुपरनेटेंट एंड अगेन देन सेंट्रीफ्यूज दिस सुपरनेटेंट। समझ रहे हो मेरी बात? कैसे होगा? ऐसे होगा, जैसे मान लीजिए ये आपकी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, ठीक है। आपने उसको इस इन कंडीशन में सेंट्रीफ्यूज किया, तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन यू विल गेट ए पैलेट यहाँ पर, और यहाँ पर आपको मिलेगा सॉर्स, ये आपका सुपरनेटेंट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है ना। तो in this palette you can get the nuclei and some cell debris like plasma membrane, cell wall, etc, ठीक है। And in this solvent which looks like transparent and in a is a liquid medium, ठीक है ना।
अगर आपको मान लीजिए करना है माइटोकॉन्ड्रिया या कॉन्ट्रैक्टाइल apparatus, like you can see here that contractile apparatus, then you further go and collect this supernatant and further you just do centrifugation at this condition, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको ये सुपरनेटेंट कलेक्ट करना है, ये जो सुपरनेटेंट है ये वाला जो ट्रांसपेरेंट है, और फर्दर उसको सेंट्रीफ्यूज करना है एट दिस कंडीशन 10,000 G एंड 10 मिनट्स, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फील्ड इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो जब आप इसको सेंट्रीफ्यूज करोगे अगेन यू विल गेट दिस थिंग्स, यानी कि पैलेट आपको मिलेगा और सुपरनेटेंट मिलेगा। तो जो पैलेट होगा उस पैलेट के अंदर आपको ये कॉन्ट्रैक्टाइल apparatus आप आइसोलेट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। और ये जो सुपरनेटेंट होगा जो आपको मिलेगा, उस सुपरनेटेंट को आप फर्दर सेंट्रीफ्यूज करोगे, अगर आप दिस 20,000 सेंट्रीफ्यूगल फील्ड फॉर 20 मिनट्स, देन यू कैन गेट अगेन पैलेट एंड सुपरनेटेंट, ठीक है। और जो पैलेट में होगा वो क्या मिलेगा आपको बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। तो पैलेट में आपको माइटोकॉन्ड्रिया या फिर उसी के साइज के जो दूसरे सेल ऑर्गेनेलिज हो सकते हैं, जैसे अगर प्लांट सेल है तो आपका या हो गया क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं मसल है ना, जैसे यहाँ मसल टिश्यू लिया है इन्होंने, तो यहाँ ये इन्होंने क्लोरोप्लास्ट नहीं लिखा, लेकिन अगर आप प्लांट सेल लेते हो तो वहाँ पर आपको क्लोरोप्लास्ट भी मिल सकता है पैलेट के अंदर, ठीक है। फर्दर आप सुपरनेटेंट के अंदर उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ रह जाएंगी, जैसे एक माइक्रोसोम्स हो गया आपका, या इसके अलावा फिर आपके कुछ लिपिड्स, प्रोटीन्स, राइबोसोम्स एक्सेट्रा, उनको भी आप फर्दर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो इतना काम है जो यहाँ तक हो रहा है 1 लाख तक हो रहा है, इट इज़ द होमोजेनेशन, देन डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन एंड देन फर्दर डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, अगर आपको कुछ बायोमॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना है जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू सा है कि कितनी चीज़ों पर आपके क्या चीज़ सेपरेट हो सकती है, ठीक है। तो आई थिंक अब इसके बारे में हम थोड़ा सा एक वर्किंग इसका वो देखते हैं कि कैसे हम करते हैं, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी हाँ बोलिए। सर, उसमें जो 10,000 G था, तो सर वो G जो यूनिट है तो क्या है सर? ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल का है? ग्रेविटेशनल फील्ड को लगाते हैं, फोर्स को लगाते हैं उसमें, ठीक है ना। तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं बेसिकली, तब हमारे पास अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फील्ड आता है, ठीक है। तो जी बेसिकली जी की वैल्यूज कहीं कहीं कुछ 9.8 या कहीं पे 8 भी लिखते हैं, 10 भी लिखते हैं। तो वो बेसिकली अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फील्ड जो होगा वो आपका मल्टीप्लाई बाई जी करने के बाद आएगा। अगर हम उसको खाली 10,000 दिखाएंगे या 9,000 दिखाएंगे, देन इट शो द वैल्यू ऑफ आरपीएम, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि कुछ इसके प्रिंसिपल हैं, जैसे कि रोटर को हमें क्या करना है जब हम इस पर काम करते हैं। तो ये जो मटेरियल है, जो आपका ये जो चैम्बर है, ये चैम्बर को हमें कोरोसिव होता है, ठीक है ना, कोरोसिव होने के चांसेस होते हैं, तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो हम यहाँ पर सेंट्रीफ्यूज ट्यूब लगाएंगे, दे शुड बी इन इवन नंबर, ठीक है ना, ये इवन नंबर में होंगे, ठीक है। अब जैसे मुझे किसी ने पूछा था जब हमने स्टार्ट किया था कि क्या हम इसमें, जैसे हमने 4 सैंपल लगाए हैं, तो हम क्या वो 4 सैंपल को अलग अलग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, ठीक है। तो कोई है वो जिसने पूछा था सवाल अभी? सर मैंने पूछा था कोई स्पेसिफिक रीजन है क्या हाँ। जिसके कारण ऑड नंबर यूज करते नहीं वो तो ठीक है, किसी ने ये भी पूछा था क्या हम अलग अलग सैंपल लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, ठीक यस है। सर, तो ठीक पूछा है, था तो मैंने। हम, हाँ तो वो हम लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना होता है कि स्पेसिफिक रीजन ये है कि अगर हम ऑड नंबर में यूज़ करेंगे तो इस मशीन के अंदर, क्योंकि ये बहुत तेज़ घूमता है, इसके अंदर बहुत वाइब्रेशन होंगे, ठीक है। ऐसे भी जब ये मशीन चलती है तो लॉट ऑफ वाइब्रेशन जनरेट करती है, ठीक है ना। तो व्हेन सेंट्रीफ्यूगेशन इज रन, देन द मशीन जनरेट लॉट ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, बहुत वाइब्रेशन ये करती है, क्योंकि जो जो आपका रोटर होता है इट इज़ वेरी हैवी, और जो स्पीड होती है क्योंकि दिस इज वेरी हाई स्पीड, सो मशीन आपकी वाइब्रेट करती है, ठीक है ना। ठीक है। अगर अगर हमने क्या किया है, अगर हमने इसमें ऑड नंबर ऑफ सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स लगाए हैं, देन द वाइब्रेशन बिकम वेरी हाई, ठीक है। वाइब्रेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मशीन आपकी खड़खड़ाने लगेगी और मे बी उससे कुछ आपका डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इवन नंबर में हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपके पास एक सैंपल है, देन यू हैव टू पुट वन एक्स्ट्रा सैंपल, उसकी जगह पर आप कोई डमी भी ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको
दूसरा क्या हम करते हैं कि हम जो बैलेंस करते हैं, ठीक है ना, हम रोटर में जब भी हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब लगाएंगे वी पुट इन लाइक ए बैलेंस। जैसे हमें क्या करना है कि अपोजिट वेल्स में हमें अपनी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को लगाना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक सेंट्रीफ्यूज आपने यहाँ लगा दी, तो आप जो दूसरी सेंट्रीफ्यूज लगाओगे वो इसके अपोजिट यहाँ लगाओगे, ठीक है। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी हम लगाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी इन इवन नंबर, है ना, जो सैंपल वायर्स शुड बी इन इवन नंबर एंड दे शुड प्लेस इन अपोजिट वायर्स, ठीक है ना, जो अपोजिट आपकी ब्रैकेट्स होंगी उसमें आपको सैंपल रखना है। तो जैसे यहाँ पे ये एक यहाँ लगा दिया आपने और दूसरा इसके अपोजिट यहाँ लगा दिया। अगर मान लीजिए 4 हैं तो एक यहाँ लगा दिया आपने और दूसरा इसके अपोजिट यहाँ लगा दिया, ठीक है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। दूसरा क्या होता है कि जब हम सैंपल्स को लगाते हैं तो ये जो अपोजिट वेल्स में हमने लगाई हैं दे शुड बी इक्वल इन देयर वेट, ठीक है ना। तो वेट वाइज ये इक्वल होने चाहिए, नॉट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे कोई मुझे कह रहा था कि क्या हम अलग अलग सैंपल लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन ए सिंगल ट्यूब यू हैव टू सेपरेट आउट सम ब्लड कंपोनेंट्स, लेकिन आपके पास एक ही ट्यूब है तो आपने क्या किया उसमें ब्लड लिया, मान लीजिए ये आपने 5 ml ब्लड आपने ले लिया, ठीक है। तो लेकिन आप खाली इसको तो रन करेंगे नहीं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू पुट एन अनदर दिस माइक्रोसेंट्रीफ्यूज इन अपोजिट वेल, ठीक है। तो आपको अपोजिट वेल में एक बिल्कुल ये आपको एक और रखना है क्योंकि आपको इवन नंबर में करना है, अदरवाइज योर बैलेंस विल बी डिस्टर्ब एंड मशीन कैन नॉट बी रन, ठीक है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, फिर आप 5 ml ब्लड लोगे किसी का और फिर उसको भर के आप लगाओगे, लेकिन ब्लड तो ऐसी चीज़ है ना कि आप उसको ऐसे ही किसी का बिना मतलब तो आप नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे उसकी जगह पर आप कोई दूसरा सॉल्वेंट या कोई दूसरा लिक्विड मीडियम आप ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने वाटर ले लिया, ठीक है ना। तो क्या हम वाटर को क्या करेंगे, कितना रखेंगे वाटर, बताइए। सर तो जितना वाटर उतना ही रखेंगे सर जितना हमने सैंपल लिया उसके रेट में। सैंपल के कितना वेट 5 सैंपल ml, के वेट के बराबर सर। राइट, ठीक है ना। तो हमें वॉल्यूम नहीं देखना है, हमें वेट देखना है, ठीक है। बिकॉज बोथ द थिंग्स मींस ब्लड एंड वाटर हैव द डिफरेंट डेंसिटी एंड बाय विच देयर वेट इज आल्सो डिफरेंट। तो अगर आपने 5 ml आपने वाटर ले लिया और इसमें आपने 5 ml ब्लड लिया तो अगेन इट विल डिस्टर्ब द बैलेंस, ठीक है, क्योंकि ब्लड का 5 ml ब्लड का वेट कुछ अलग होगा और 5 ml वाटर का वेट कुछ अलग होगा, ठीक है। तो यू हैव टू इक्वल दीज टू ट्यूब्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट, ठीक है। तो आपको उसका वेट चेक कर लेना है कि उसका वेट कितना है एंड द सेम वेट यू हैव टू अकॉर्डिंग टू द वेट यू हैव टू पोर द वाटर इन सेकेंड ट्यूब्स, ठीक है ना। मान लीजिए वो आपका 6 ml होता है या फिर वो आपका 7 ml होता है, then you have to put all the both these tubes in opposite valves, ठीक है। इस तरीके से आपका ये बैलेंस होगा। तो ये समझ में आया आप लोगों को क्या करते हैं हम, किस तरीके से करते हैं। ये बहुत ही मतलब आप सभी लोगों को ये कम से कम ये काम आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यू गो इन डिफरेंट लैबोरेटरीज एंड सेंट्रीफ्यूज तो वहाँ पर बहुत ही कॉमन होता है। तो पता चला आपको ये नहीं आ रहा है करना तो वहाँ पर आपको कोई कुछ बोल सकता है, ठीक है ना, कि आपको नहीं आता करना इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमें अपोजिट में रखना है, ठीक है। हमें पहले तो बैलेंस रखना है, इवन नंबर में रखना है, अपोजिट में रखना है एंड वेट शुड बी सेम, ठीक है। वेट दोनों का सेम होना चाहिए, वॉल्यूम से हमें मतलब नहीं रखना है, ठीक है ना, ठीक है। तो वो आपको देख लेना है कि भाई दोनों का वेट बराबर है नहीं बराबर, ठीक है। इस तरीके से हम रखेंगे। दूसरा स्क्रू कैप्स होती हैं, ठीक है, जो माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होती हैं जो मैंने आपको दिखाई थी उनके ऊपर एक लीड लगी हुई होती है जिसको आप टाइटली बंद कर दीजिए केयरफुल्ली, मतलब आप उसको रीचेक करिए कि वो सही से बंद है या नहीं है। और जो स्क्रू होती हैं जो आपकी बड़ी ट्यूब्स होती हैं उनका स्क्रू होता है तो आप उनको स्क्रू को अच्छे से टाइट कर दें ताकि during centrifugation your tube should not be open, otherwise the material may be come outside and it may ruin your chamber or rotor, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा एक और चीज़, ठीक है ना, जब हम माइक्रो सेंट्रीफ्यूज यूज़ कर सॉरी जब हम ये रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज जब हम यूज़ करते हैं तो हमें आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन बिकॉज
जैसे आप सेंट्रीफ्यूज यूज करोगे एंड यू जस्ट कीप द टेम्परेचर ऑफ योर चैम्बर 4 डिग्री सेल्सियस, तो ऑब्वियसली इट विल बी लेस टेम्परेचर देन देयर सराउंड, ठीक है। सो व्हेन यू ओपन द लिड देयर इज लॉट ऑफ मॉइस्चर्स विल कम इनसाइड दिस चैम्बर, ठीक है ना। तो आपको वो लिड को ओपन करके ही रखना है, ठीक है ना, आपको वो बंद नहीं करना है, ठीक है। जस्ट आफ्टर योर सेंट्रीफ्यूगेशन वी स्पेशली जो आपके रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज होते हैं, वी जस्ट कीप लिड, मतलब वी जस्ट कीप ओपनिंग द लिड, ठीक है ना। हम लिड को ओपन करके ही रखते हैं, ठीक है, उसको बंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसा करते हैं लोग कि जैसे सेंट्रीफ्यूज किया और फिर सैंपल निकाला अपना और फिर से वापस उसको लिड को बंद कर दिया, ठीक है। तो जो मॉइस्चर है इट विल नॉट वेपोराइज, ठीक है, वो वेपोराइज नहीं होगा और वो फाइनली आपके जो चैम्बर है उस चैम्बर को खराब कर देगा, ठीक है। तो अगर हम लिड को ओपन करके रखेंगे तो ये आपका थोड़ी बहुत देर में ये जो वेपर्स बनती हैं वो आपकी खत्म हो जाएंगी और वो आपका साफ रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को कुछ मेरे हिसाब से सेंट्रीफ्यूगेशन समझ में आया होगा, और अगर किसी को कुछ क्वेश्चन आए तो पूछ लीजिए। हेलो। सर आपने जो लास्ट स्लाइड में बताया था हमें वो सर जैसे अगर हम मसल सेल्स लेते हैं सर 10 मिनट कर लेंगे सर, उसमें से फिर सेल डेवलप को हटा के फिर 10 मिनट हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, फिर उसको हटा के ऐसे से करते करते स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा सर। नहीं, वो जो स्लाइड है ना, स्लाइड शो दैट इफ यू वांट टू गेट सम लाइक, अगर आपको मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया आपको आइसोलेट करना है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपको आइसोलेट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूज, ठीक है ना। आपका आपका एम क्या है, आपको ये करना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, उसको आपके पास ऑप्शन है, देन यू कैन रन योर सेंट्रीफ्यूज एट दिस कंडीशंस, ठीक है। लेकिन जब आप इस कंडीशन पे डायरेक्टली रन करोगे तो उसमें ये ऊपर वाली चीजें भी तो आएंगी ना पैलेट में, है ना, समझ रहे हो मेरी बात। हाँ ये तो सर। माइटोकॉन्ड्रिया से भी भारी है। तो अगर आप सोच रहे हो हमें माइटोकॉन्ड्रिया आइसोलेट करना है, ठीक है, और हम इसको इस कंडीशन पे चलाएंगे तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा, ठीक। सर आपकी वॉइस नहीं है। हेलो। यस सर। हाँ, तो भाई ये देखो, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो अगर हम इसको डायरेक्टली करेंगे टू गेट दिस माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये जो न्यूक्लियाई है या डेब्री है या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस है, ये तो इससे भी भारी है ना माइटोकॉन्ड्रिया से। तो ये भी आपके सेटल होंगे, है ना। पैलेट जब आपको मिलेगी तो उस पैलेट के अंदर आपको ये सारे कंपोनेंट ऊपर वाले भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको ये आइसोलेट करना है तो आपको ये सिक्वेंशियल फॉर्म में ऐड करना पड़ेगा। पहले आपको ये न्यूक्लियाई सेपरेट करनी है, फिर उसके बाद ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस है ये सेपरेट करना है, ठीक है ना। फिर आपको माइटोकॉन्ड्रिया करना है, ठीक है। तो क्या पूछना चाह रहे थे आप, यही पूछना चाह रहे थे कुछ और, हाँ सर। हाँ सर यही पूछना चाहते है ना। तो आपको ये सिक्वेंशियल फॉर्म में करना है, एक साथ नहीं करना है, नहीं तो आपको ये ऊपर वाली चीजें भी आपके पैलेट के अंदर मिलेंगी, ठीक है। सर चलिए। हाँ बोलिए बोलिए। सर सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या पार्टिकल मिक्सअप हो सकता है? क्या पार्टिकल मिक्सअप हो सकता है, तो उसको आप मतलब क्या किस में मिक्सअप हो सकता है। सर जो सर हम लोग सेंट्रीफ्यूज हम्म, किए हैं सर, जो हम्म, पार्टिकल बायोलॉजिकल पार्टिकल, हम्म, वो बाद में मिक्सअप नहीं हो सकता ना? नहीं, ऐसा तो मिक्सअप नहीं होगा, क्योंकि जब आप देखोगे तो पैलेट जो बनती है यहाँ पर वो काफ़ी हार्ड होती है, ठीक है, बहुत हार्ड होती है पैलेट, ठीक है ना। हाँ, अगर आप चाहते हैं उसको रिसस्पेंड करना तो रिसस्पेंड हो जाएगी। तो उसके लिए हम वॉर्टेक्स होता है, एक मशीन होती है, वॉर्टेक्स बोलते हैं उसको। उस पर इसको रखिए, ट्यूब को रखिए, तो वापस से वो आपकी रिसस्पेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम करते हैं ये रिसस्पेंशन करते हैं, क्योंकि हम एक बार नहीं करके हम 3 या 4 बार वॉशिंग देते हैं। तो वॉशिंग देने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रिसस्पेंड करते हैं सॉल्यूशन। जैसे हमने एक बार सेंट्रीफ्यूज किया तो आपको ये मिला सुपरनेटेंट और पैलेट मिली, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सुपरनेटेंट यूजुअली आपका बफर सॉल्यूशन होगा, तो आप इसको डिस्कार्ड कर दोगे, फिर इसमें फ्रेश बफर आप ऐड करोगे, और ये जो पैलेट है इसको आप रिसस्पेंड करोगे विद द हेल्प ऑफ आइदर यू जस्ट टेपिंग दैट बॉटम ऑफ दिस ट्यूब, और या फिर आप जो वर्टेक्स होता है उसको यूज करके, ठीक है। फिर अगेन आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो अगेन आपको ये पैलेट मिलेगी, सुपरनेटेंट मिलेगा, देन वी कैन जस्ट डिस्कार्ड द सुपरनेटेंट। और
ऐसे ड्राई फॉर्म में तो